नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल DDV RJ पर। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल के माध्यम से DDV RJ चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जो क्लासें हैं वो निरंतर आपकी इस चैनल के ऊपर आ रही हैं। राजस्थान का जो नया भूगोल है, राजस्थान के नए भूगोल की भी जो क्लास हैं वो लगातार इस चैनल पे आ रही हैं। तो हमें इस चैनल के ऊपर क्या है, जो नई क्लासें हैं वो भी अपलोड करने वाले हैं आगे। तो इस चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्र गणों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया था। हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर लेते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कितने भागों के अंदर बांटा था? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों के अंदर बांटा था। ठीक है, दो भागों के अंदर कौन सा? एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पिछली कक्षा की हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के हमने दो भाग, शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क और शुष्क को बराबर दो भागों के अंदर बांटने वाली जो रेखा थी उसका नाम था 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा जो कि क्या करती है, शुष्क और अर्ध शुष्क को बराबर दो भागों के अंदर क्या करती है? बांटती है। यानी कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों के अंदर बांटने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा का नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये हमने चर्चा कर ली थी। शुष्क का हमने देखा था पहला रेतीला भाग, दूसरा जो भाग देखा था वो कौन सा देखा था? पथरीला। तीसरा जो भाग देखा था हमने वो देखा था मिश्रित। कौन सा देखा था? मिश्रित। पथरीला, मिश्रित और रेतीला। ठीक है, अब आगे हमने अर्ध शुष्क के भी अलग अलग भाग देखे थे, वो भी देख लेते हैं। अर्ध शुष्क का हमने पहला देखा था घग्गर, घग्गर का मैदान। दूसरा हमने देखा था, ये एक नंबर हो गया, दूसरा हमने देखा था शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा हमने देखा था नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद में चौथा हमने देखा था लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। ये हमने अर्ध शुष्क के चार भाग देखे थे। घग्गर का मैदान हो गया, शेखावाटी प्रदेश हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गया और लूनी जवाई बेसिन हो गया। ये हमने अर्ध शुष्क के चार भाग देखे थे। शुष्क के हमने क्या है? रेतीला, पथरीला और मिश्रित। जिसको हमने पथरीला जो भाग है इसको इर्ग, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता है। पथरीला जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? पथरीले भाग को स्थानीय भाषा में हमादा कहा जाता है, जबकि मिश्रित भाग को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। ठीक है, रेतीला जो मरुस्थल है इस मरुस्थल को महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, महान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जबकि मिश्रित को लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। मिश्रित का मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर बता दिया था, पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था कि मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला जुला। यानी कहने का मतलब कुछ भाग तो रेतीला है और कुछ भाग क्या है? पथरीला है। ठीक है, इसके बाद हमने चर्चा की थी, आगे हम चर्चा करते हैं। ये लास्ट वीडियो की बात है जो हमने रिपीट किया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा भाग, मैप के अंदर देखते हैं कि कौन सा भाग है वो पथरीला है, कौन सा भाग इसमें रेतीला और पथरीला दोनों है।
ठीक है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रेतीले भाग के ऊपर हम एक एक के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जैसे कि ये राजस्थान है, इस प्रकार से अगर किसी को मैप नहीं बनाना आ रहा है तो इस प्रकार से आप मैप बना सकते हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान की हम भाग की बात करेंगे तो ये जो भाग है, जो बॉर्डर के पास पास वाला जो भाग है, बॉर्डर के नजदीक वाला जो भाग है, इसके मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, इसको येलो अंडरलाइन कर दिया मैंने इस प्रकार से। ये जो नजदीक का भाग है, बॉर्डर जो पाकिस्तान से सीमा लगती है, राजस्थान की जो सीमा लगती है पाकिस्तान की, उसके नजदीक वाला जो भाग है, इस नजदीक वाले भाग की चर्चा करेंगे हम कि रेतीला मरुस्थल, जहां पर रेत की क्या है, ढोरे ढोरे क्या है पाए जाते हैं, जहां रेत की क्या पाए जाते हैं, ढोरे ढोरे पाए जाते हैं। तो इस बालू का स्तूप, रेतीले बालू का स्तूप, रेतीले ढोरे यहां पर पाए जाते हैं। रेड क्लिफ जो रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा के सहारे रेड क्लिफ रेखा के सहारे क्या है, जो बालू का स्तूप है, बालू का, मैं इसको ये लिख देता हूं, बालू का स्तूप न लिख के रेतीले ढोरे, यानी जो ढोरे हैं वो सबसे ज्यादा ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसके सारे पाए जाते हैं। और जैसलमेर के अंदर, जो जैसलमेर है हमारा, इस जैसलमेर के अंदर ये जो रेतीले ढोरे हैं ये आपको सर्वाधिक क्या है नजर आएंगे। हम बात कर लेते हैं बीकानेर का, जो यहाँ पे बॉर्डर लगता है, बीकानेर के जो बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर की जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इलाका है, बाड़मेर के जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, इलाका, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, ये रेतीले ढोरे हैं, ये क्या है पाए जाते हैं। इसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हुए। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके जो रेतीला जो मरुस्थल है, इस रेतीले मरुस्थल को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। रेतीला मरुस्थल, इस रेतीले मरुस्थल को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है और इसको हम दो अलग अलग भागों के अंदर बांट देते हैं। पहला है रेतीला युक्त प्रदेश और दूसरा है रेतीला मुक्त प्रदेश। रेतीला मुक्त प्रदेश, इसमें आप बालू का युक्त या बालू का मुक्त, रेतीले को मिटा देते हैं हम, इसमें केवल बालू का ही रखेंगे। बालू का युक्त और बालू का मुक्त जो प्रदेश हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्या है, बालू का युक्त प्रदेश, बालू का युक्त प्रदेश, और ये हम पढ़ेंगे आगे इसमें बालू का मुक्त प्रदेश। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वायुड टीले की बात कर लेते हैं हम। वायुड टीले राजस्थान में वायुड टीलों का जो निर्माण है वो किस समय होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वायुड टीलों का जो निर्माण है वो राजस्थान में किस समय होता है। इतने में हम वायुड टीले किसे कहते हैं, वायुड टीले क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप ये बताइए मुझे कि वायुड टीलों का जो निर्माण है वो राजस्थान में किस समय पर होता है, यानी किस समय वायु टीलों का जो निर्माण है वो होता है। इतनी में हम चर्चा कर लेते हैं कि वायु टीले होते क्या हैं, वायु टीले हैं वो कैसे बनते हैं। तो हवा के द्वारा जब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर लेके जाया जाता है और वो मिट्टी वहां पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। जमा होने के कारण वायु क्या है, जैसे चलती है मिट्टी को उड़ाकर क्या है उस स्थान पे जमा करती रहती है। अब हवा तो क्या है, हवा तो लगातार चलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे हवा चलती रहती है वैसे वैसे वहां पर क्या है, मिट्टी का क्या होता रहता है, जमाव होता रहता है। तो उस प्रकार से क्या है, मिट्टी का जमाव होने से उस स्थान पर
पर बने टीले क्या कहलाते हैं? वायुड टीले कहलाते हैं। अब वायुड टीलों का जो निर्माण है वो कब होता है? तो वायुड टीलों का जो निर्माण है, हम किसकी बात कर रहे हैं? बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है, जहां पर आपको जो रेतीला मरुस्थल है वो क्या है? नजर आएगा। बालू का स्तूप, अनेक प्रकार के जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या है? जो बालू का स्तूप है वो आपको क्या है? नजर आएंगे। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे बालू का मुक्त प्रदेश पर। पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं विस्तार पूर्वक, इसके बाद में आगे हम बालू का मुक्त प्रदेश पर चर्चा करने वाले हैं। तो वायुड टीलों का निर्माण कब होता है? तो वायुड टीलों का निर्माण आपको पता है कि जुलाई महीने के अंदर क्या है? जो वर्षा है वो क्या है? प्रारंभ हो जाती है। तो जुलाई महीने के अंदर जब वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो वर्षा से क्या होती है? मिट्टी क्या हो जाती है? मिट्टी जम जाती है। मिट्टी जम जाने के कारण मिट्टी क्या है? एक स्थान से उड़कर क्या है? दूसरे स्थान पर क्या नहीं हो सकती? जा नहीं सकती है। तो जुलाई में वायुड टीले बनने हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इनका निर्माण कब? तो निर्माण की हम बात करते हैं मार्च से जुलाई तक वायुड टीले हैं, इनका क्या है? निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को कि वायुड टीलों का जो निर्माण है वो कब होता है? तो वायुड टीलों का निर्माण है वो मार्च से लेकर जुलाई के मध्य क्या है? वायुड टीलों का निर्माण होता है। और जुलाई में वायुड टीले हैं, जुलाई बीच में वायुड टीले हैं वो बनने क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वर्षा होती है, वर्षा के कारण मिट्टी क्या हो जाती है? जम जाती है। मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, इसलिए वायुड टीलों का निर्माण है वो जुलाई से होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और मार्च से जुलाई के मध्य क्या होता है? वायुड टीलों का क्या होता है? निर्माण होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं हम। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो वायुड टीलों के बारे में मैंने बता दिया कि वायुड टीले क्या होते हैं। वायुड टीले वो होते हैं जो गर्मियों के अंदर जब हवा चलती है, आंधियां चलती हैं, तब उस समय क्या है? मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या लगातार चलती रहती है। तो उनसे होने वाले टीलों का निर्माण है वो क्या कहलाते हैं? वायुड टीले कहलाते हैं। और हम समय की बात करेंगे तो मार्च से लेकर जो जुलाई के बीच का जो समय है, इस समय के अंदर क्या है? जो वायुड टीले हैं हमारे, इन वायुड टीलों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं हम बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हमें सारी बातें हैं वो आज जानने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का जो फायदा है वो मिल सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। अब हम बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें लास्ट तक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये भी बताएं कि आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा। ठीक है, अब देखो आगे हम चर्चा कर लेते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये 60% भाग के ऊपर, 60% भाग के ऊपर क्या है? ये जो बालू का स्तूप है ये फैले हुए हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो 60% भाग के ऊपर क्या है? फैले हुए हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि वायुड टीले, यानी वायुड टीले हैं वो बनते हैं, वायुड टीले। ठीक है, इसके बाद वायुड टीलों का जो निर्माण है, वायुड टीलों का निर्माण, वायुड टीलों का निर्माण, तो वायुड टीलों का जो निर्माण है वो किस समय होता है? तो मैंने बता दिया वायुड टीलों का जो निर्माण है वो मार्च से जुलाई के मध्य क्या होता है? वायुड टीलों का निर्माण होता है।
मार्च से जुलाई के मध्य क्या होता है, वायु टीलों का निर्माण होता है। और जुलाई से क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, बारिश है वो प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण क्या है, मिट्टी क्या हो जाती है, जम जाती है। मिट्टी जम जाने के कारण मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, इसलिए क्या है, वायु टीलों का जो निर्माण है वो कब बंद हो जाता है, तो जुलाई महीने में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर जो बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आंतरिक अपवाह है, आंतरिक अपवाह है सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंतरिक अपवाह सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक अपवाह सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। आंतरिक अपवाह इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 60% भाग के ऊपर फैला हुआ है। वायु टीलों का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। वायु टीलों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। वायु टीलों का निर्माण है वो मार्च से जुलाई के मध्य क्या होता है, वायु टीलों का निर्माण होता है। और जुलाई से क्या हो जाता है, वायु टीलों का जो निर्माण है वो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं आंतरिक अपवाह वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आंतरिक अपवाह का मतलब क्या हो गया, वह जलधारा जो कि क्या है, उद्गम स्थान से निकलकर क्या होती है, उद्गम स्थान से निकलकर अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती, यानी अपना जल है वो सागर में नहीं गिरा पाती है, बीच में क्या हो जाती है, जो भूमि होती है उसमें विलीन हो जाती है। उसको आंतरिक अपवाह का क्षेत्र कहा जाता है, या आंतरिक अपवाह की उसे क्या कहा जाता है, नदी कहा जाता है। जो नदी अपना जल है वो किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचा पाती है और बीच में उसका जल है वो किसी भूमि में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसे आंतरिक अपवाह की नदी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है रेतीला मैदान है, रेतीला प्रदेश है, इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा नहीं होने के कारण क्या है, वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या है, नदियों के अंदर जल कम होता है। तो जल कम होने के कारण ये सागर या महासागर तक अपना जल है वो नहीं लेके जा सकती, तो भूमि के अंदर ही क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इस क्षेत्र में क्या होती है, आंतरिक अपवाह की जो नदियां वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी यहाँ पर आंतरिक अपवाह का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। वायु टीलों की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वायु टीलों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए टीले भी बनते हैं और कुछ पुराने टीले भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको क्या है, जो वायु टीले हैं वो कुछ नए नजर आएंगे और कुछ वायु टीले हैं वो आपको क्या है, पुराने नजर आएंगे। अब नए टीलों की हम बात कर लेते हैं, तो नए टीलों की जो ऊंचाई है वो 2 से 8 मीटर क्या होती है। जो नए वायु टीले हैं, जो नए वायु टीले बनते हैं उनकी अगर ऊंचाई की हम बात करेंगे तो नए जो वायु टीले बनेंगे वो 2 से 8 मीटर बनेंगे। इसके बाद पुराने वायु टीलों की हम ऊंचाई की बात करेंगे तो 1 से लेकर 60 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर नए वायु टीले हैं तो उनकी ऊंचाई की हम बात करेंगे तो 2 से लेकर 8 मीटर तक उनकी ऊंचाई हो सकती है। पुराने अगर वायु टीलों का निर्माण, पुराने जो वायु टीले हैं उनका जो ऊंचाई की हम बात करेंगे तो 1 से लेकर 60 मीटर क्या हो सकती है, उनकी ऊंचाई हो सकती है। तो देखो यहाँ पर 2 से 8, 1 से 60, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 2 से 8, 1 से 60। ठीक है, अब जो पुराने नए हैं उनकी ऊंचाई की हम बात करेंगे तो नए तो अभी बने हैं तो इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, जबकि पुराने जो वायु टीले हैं इनकी ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इनकी ऊंचाई ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा के दौरान जो मिट्टी होती है वो क्या है, इन पुराने जो वायु टीले हैं इनके ऊपर क्या है, जमा होती रहती है। जमा होने से इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी ऊंचाई है।
तो फिर से देख लो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश से 60% भाग वायुव्य टीले हैं। वायुव्य टीलों में हमने नए टीले देखे, नए टीलों की हमने ऊंचाई देखी 2 से 8 मीटर, पुराने टीले देखे जो सबसे ऊंचे हैं उनकी देखी 1 से 60 मीटर ये ऊंचाई है। इसके बाद वायुव्य टीलों का निर्माण हमने देखा कि मार्च से जुलाई के मध्य क्या होता है, वायुव्य टीलों का निर्माण होता है, और जुलाई के अंदर ही क्या हो जाता है, वायुव्य टीलों का निर्माण है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बनने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस क्षेत्र में आंतरिक अपव्यय वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे बालू का स्तूप युक्त जो बालू का स्तूपों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, बालू का स्तूपों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसने किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो बालू का स्तूप बालू का स्तूपों के जो हम प्रकार पढ़ेंगे, बालू का स्तूपों के जो हम प्रकार पढ़ने वाले, तो एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि बालू का स्तूपों का जो वर्गीकरण है, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण है, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिसका आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि बालू का स्तूपों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, अब इसके बाद हम सर्वप्रथम की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, सर्वप्रथम की अगर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं हम सर्वप्रथम भौतिक वर्गीकरण, सर्वप्रथम जो भौतिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम चट्टानों का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो हम सर्वप्रथम पे बात कर रहे हैं जो सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम ये तो है ही क्वेश्चन, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और ये हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम जो भौतिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो भौतिक वर्गीकरण है, राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण है वो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण, यानी राजस्थान को अलग अलग भौतिक भागों के अंदर बांटने वाला जो व्यक्ति था वो सर्वप्रथम कौन था, सर्वप्रथम बांटने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर वीसी मिश्रा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वप्रथम जो चट्टानों का वर्गीकरण वो किसके द्वारा किया जाता है। चट्टानों का वर्गीकरण है वो किया जाता है एएम हेरोन के द्वारा। एएम हेरोन के द्वारा क्या किया जाता है, चट्टानों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो बताना है, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आपको क्लास कैसी लगी और ये आपको जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।